नमस्कार, मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं एक मल्टी योगा थेरेपिस्ट हूँ और आइए हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे सचेतन योग के इस सेशन में, जिसमें हम लोग लेने वाले हैं क्लास इम्यूनिटी और योग के बारे में। तो योग और इम्यूनिटी को समझते हैं। पहले तो इम्यूनिटी वाला पोर्शन पहले हम समझेंगे। इम्यूनिटी, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रतिरक्षा, ठीक है, और इम्यून सिस्टम हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इम्यूनिटी एक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है कि आपके शरीर के अंदर कितनी इम्यूनिटी है, मतलब आपके अंदर रोगों के से लड़ने की कितनी क्षमता है। तो बाहरी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस, इनसे लड़ने की आपकी कितनी क्षमता है, ये आपकी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है। और इसमें जो जो सेल्स भाग लेते हैं, जो जो आपके लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, उन सब से मिला जुला जो एक इन्वायरमेंट है, एक जो पाथवे है, काम करने का एक माहौल है, इसको हम लोग कह सकते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है। और इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी बेसिकली है क्या। ठीक है। किसी बाहरी इन्वेडर्स से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में तैयार किया गया एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो भी लड़ता है। ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा फिजिकल इम्यूनिटी है, एक हमारा साइको इम्यूनिटी है, जिसकी चर्चा हम अगले सेशन में मतलब अगले थोड़ी देर बाद इसमें करेंगे। पर इसके अलावा भी इम्यूनिटी के कई सारे क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। एक इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो एक आपका इनेट है और एक आपका एडॉप्टिव है। इनेट आपका जो आपने जन्म से ही प्राप्त किया है अपने माँ बाप के थ्रू, अपने दादा दादी के थ्रू। ठीक है, ये इनेट है। ठीक है। और एक है आपका एडॉप्टिव, जो अपने समय के साथ में बाहरी सर्कमस्टेंसेस से लड़ने के लिए प्राप्त किया है, वो आपका एडॉप्टिव है। इनेट जो है वो नॉन स्टॉप काम करता रहता है। ये घूम घूम के, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे ही ये घूम घूम के पता लगाता है कि कहाँ पे कुछ इस तरह का बाहरी इन्वर्टर्स कहीं एंटर तो नहीं कर गए हैं। उनको ढूंढना, उनको पहचाना, फिर उनको किल करना। ठीक है। और जब ये किल नहीं हो पाए, तब जाके ये काम जो है स्पेसिफिक मतलब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है हमारा, सिक्योरिटी के लिए, ये आपका एडॉप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के कितने भाग हैं, मतलब कौन कौन से लोग उसमें काम करते हैं, कौन कौन से सेल्स काम करते हैं? तो उसमें आपके एनके सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, फिर डेंड्राइट सेल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, उसके तौर पे ये काम करते हैं। ठीक है। जब इनसे कोई चीज़ नहीं मार पाई जाती है, या उनको समझने में मुश्किल होती है कि यार ये किस डीएनए का है या किस जीन से बना है, वी आर नॉट टैकलिंग इट, तो ये चला जाता है आपके एडॉप्टिव इम्यूनिटी के पास में, जहाँ पे टी सेल्स है और बी सेल्स है। टी सेल्स जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हुआ है, और बी सेल्स जो बोन मैरो में मैच्योर हुआ है। तो टी सेल्स के पास मैसेज आता है, सबसे पहले टी सेल्स मैसेज को रीड करता है और फिर वो बी सेल्स को ऑर्डर देता है कि आप इनके लिए एंटीबॉडी बनाइए, इन एंटीजन से लड़ने के लिए जो बाहर से आए हैं। फिर बी सेल्स कितने हैं? बी सेल्स बहुत सारे हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन इन्वेडर्स, बी सेल्स जो है उनको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाता रहता है। तो जितने तरह के फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, बी सेल्स लगातार अपने आप को उस तरह के वैरायटी में डेवलप करता रहेगा, मतलब उनके एंटीबॉडी डेवलप करता रहेगा। ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। बी सेल्स उनको मार देता है, और मारने के साथ साथ ही उनकी एक मेमोरी सेल्स बना देता है। ठीक है। ताकि अगर फ्यूचर में उस तरह के वो, अगर वायरस, फॉरेन इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें एंटर करती हैं,
तो उसे इतनी दिक्कत न हुई हो जितना अब मतलब पहली बार हुआ था। मतलब जो नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइट सेल्स ये नहीं मार पाए थे, तो इस बार वो मेमोरी सेल के जरिए उनको आसानी से उनके लिए एंटीबॉडी तैयार करके देता है कि आप लोग आसानी से अगली बार जब ये आए तो आप मार सकते हैं। तो एक तरह का ये सिस्टम डेवलप हुआ है, ये ऐसा चलता रहता है। और लगातार लगातार एंटीबॉडी बना के एंटीजन्स को मारा जाता है। ठीक है। कौन कौन से जो ऑर्गन है इसमें इस्तेमाल में आते हैं, तो खास तौर से दो ऑर्गन्स का नाम लिया गया। एक थाइमस ग्लैंड हमारी होती है, ठीक है, ब्रेस्ट पार्ट के पीछे में होती है, और दूसरी होती है आपकी स्प्लीन होती है। ठीक है। तो ये दोनों ग्लैंड, ये जो ऑर्गन्स हैं ये अपना काम अच्छे से करते हैं। एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है, अपना काम करते हैं, और इस काम के ज़रिए वो लोग ये बॉडी में जो लिम्स है हमारे हमारे जो ये इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करना हुआ, इन सबको मेंटेन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ये तीनों मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। मतलब इसको मैं कैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम, अगर इससे एक एग्जांपल है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, सिंपथेटिक सिस्टम ज़्यादा लीड कर रहा हो, तेज़ी से काम कर, तो नींद आपके सीधी सी बात है नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स उसमें होता है, और जैसे ही पैरासिम्पथेटिक काम करता है हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड में आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन का और उसका संबंध है, वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम का भी संबंध है, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर नींद नहीं आ पा रही तो उससे क्या जन्म होगा, उससे आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, क्या स्ट्रेस जन्म लेगा, और फिर ये स्ट्रेस जन्म लेगा तो हमारी चीज़ें जो है जिस तरह से, जिस तेज़ी से हमारे ऑक्सीजन जिन जिन अंगों तक पहुंचनी चाहिए, हार्ट रेट जो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं खास तौर से इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में। ठीक है। तो इसके अलावा एक हम अगर इम्यूनिटी की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी आपने सुना होगा। जब इम्यून सिस्टम खुद के ही खिलाफ काम करने लगता है, अपने बॉडी के ही सेल्स को मारने लगता है, और ऐसा तब होता है जब कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है, कई बार जब ये ओवर रिएक्ट करता है, जब इम्यूनिटी आपके बॉडी में ज़रूरत ऑप्टिमम लेवल से ऊपर हो गया है तो ये ओवर रिएक्ट करता है या अंडर रिएक्ट करे, तो इस तरह की चीज़ें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। इसमें आपका ल्यूपस है, आपका रीमो आर्थराइटिस है, आपका एलर्जी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये सारी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी में फिजिकल इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी की भी बात की गई है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो इम्यूनिटी का थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हो गया कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे काम करती है बॉडी में। ठीक है। मेनली देखा जाए तो इसको स्ट्रेस बहुत प्रभावित करता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, इसलिए योग मतलब योग एक ऐसी कड़ी है जो हमारे शरीर मन को एक अलाइनमेंट में लाने का काम करती है। ठीक है। आजकल माइंड बॉडी थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, MBT का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेसिकली योग को ही एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो योग को अगर हम लेते हैं, योग में हाउ टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाए कि जो इम्यूनिटी की कमी की वजह से या अधिकता की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो रोग डेवलप हुआ है, रोग की क्या परिभाषा है योग में। योग कहता है कि, योग शास्त्र कहता है कि जब तक से हमारा प्राणिक शरीर सही है तब तक हमारी बीमारियां नहीं छू सकती। अगर हमारा प्राणिक लेवल पे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो जाके हमारे स्थूल शरीर में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो प्राण शरीर जो हमारा होता है, प्राणिक शरीर जो होता है, वो हमारे बेसिकली एनर्जी, ठीक है, थॉट प्रोसेस,
इन सब से मिलकर बना है। तो जो भी हम खाने खाते हैं उन सब के अंदर प्राण है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं वो हमें प्राण से एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का प्राण। प्राण का मतलब वायु नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ है। बहुत सारे लोग प्राण को ही वायु समझ लेते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पर प्राण अपने आप में बहुत सूक्ष्म चीज़ है। कहते हैं जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें कॉस्मोस के जरिए प्राण रिसीव होता है। ठीक है, प्राण की मात्रा रिसीव होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राण है आपके शरीर के अंदर उतना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे। ऑरा जिसे हम बोलते हैं ना, वो वही है। तो ये जो हम प्राणिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये हमारे योग शास्त्र में नाड़ियों का समूह बताया गया है कि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। हठ योग में बताया गया ऐसा। 72,000 नाड़ियों को बिना शुद्ध किए अगर हम आसन प्राणायाम या बाकी जो चीज़ें हैं उनका हेल्प लेना चाहें बॉडी को ठीक रखने में, मन को ठीक रखने में, तो ये संभव नहीं है। हमें उन नाड़ियों को शुद्ध करना ही होगा। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए क्या क्या की चीज़ें बताई गई हैं। आपके षटकर्म पहले आते हैं सबसे पहले। ठीक है, हठ योग में तो कहा भी गया है षटकर्मणाम शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्राणायाम लाघवम च प्रत्याहारेण धीरता ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मनम समाधिना निलिप्तम च मुक्तिरेव संशया। ठीक है, तो षटकर्मणा शोधनम च, जो हमारे 6 कर्म बताए गए हैं जिसे हम षटकर्म बोलते हैं, इनसे हमारा पूरी बॉडी में प्यूरिफिकेशन होता है, शोधन होता है। ठीक है, धौती, वस्ती, नेति, नौली, कपालभाति, त्राटक, ये 6 बताए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि धौती, तो धौती हमारा जो है स्टमक के आसपास का, मोस्टली स्टमक के आसपास की जो सफाई होती है, और ये पूरे ट्रैक एक तरह से देखा जाए तो पूरा स्टमक, हार्ट, क्योंकि हम कपड़े को अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा ये पूरा जीआई ट्रैक है, इसकी सफाई होती है धौती से। धौती, वस्ती, वस्ती से हमारा लोअर एब्डोमिनल ट्रैक है जो एनस के आसपास का रीजन है, उसकी सफाई होती है। धौती से बेहतर वात रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, ऐसा बताया गया है। खैर ये आयुर्वेद का सब्जेक्ट है। तो धौती, वस्ती, नेति, नेति हमारा ये गले से ऊपर का जो भी हमारा नेजल फेरिंग्स वगैरह चीज़ें होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये सब सफाई करता है। ठीक है, इसके बाद हम नौली की बात करें तो हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है, उनके फंक्शनिंग को बेहतर करता है नौली। मणिपुर चक्र को जागृत करता है। ठीक है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है नौली। फिर त्राटक और कपालभाति। त्राटक बेसिकली क्या करता है कि ब्रेन और आंखों का जो पाथवे, ऑप्टिकल नर्व जो है उनको क्लियर करता है। ठीक है, और हमें राइट विजन जो देता है, सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव होती है, क्लियरिटी ऑफ थॉट चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्राटक हो गया। साइनसेस वगैरह भी ध्यान देता है इस पे। इसके अलावा कपालभाति, कपालभाति हमारा पूरा लोअर एब्डोमेनल ट्रैक से लेके पूरा ब्रेन तक, क्योंकि हम सांस जब छोड़ते हैं तो आगे चक्र से होते हुए दोनों नासिका से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे षटकर्म को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ये पूरा पूरा हमारे शरीर की सफाई करते हैं। और आप अगर बात करते हैं दोनों हाथों की और दोनों पैरों की, तो इनको हम लोग शरीर के अंदर उतना काउंट नहीं करते हैं, हालांकि ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, बट मेनली हमारा ये फंक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड हमारे इसी में होती है और यहीं से दिशा निर्देश सभी चीज़ों को पहुंचता है। और देखा जाए तो सिर और ये हमारा पूरा ये जो कमर तक का भाग है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी में। उसके अलावा षटकर्म की हमने बात कर लिया। षटकर्म के बाद आता है आसन। आसन में आप लोग फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग,
के आसन कर सकते हैं। आप लोग स्ट्रेचिंग वाली जो चीज़ें, जैसे कि आपका भुजंग आसन है, धनुरासन है, जिसमें एक स्ट्रेचिंग मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा, और ये कहीं ना कहीं ब्रेन को मैसेज जाता है, और हमारी इम्यूनिटी को, हमारे जो हमारे बोन मैरो में जो हमारे ये टी सेल्स मैंने बात की थी, उसकी मात्रा बढ़ती है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी चीज़ है आसनों के हिसाब से। तो आप ज़रूर अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कुछ आसनों को डालिए। ठीक है, इन्वर्टेड पोजेस को डालिए। ठीक है, अच्छा है, इसमें ब्लड नीचे आता है, ब्रेन के हिस्से में आता है, बड़ा बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो प्राणायाम बेसिकली देखा जाए तो आपका क्या बोलते हैं, भस्त्रिका है, आपका ये कपालभाति है, आपका शीतली है। प्राणायाम बेसिकली क्या करते हैं कि आपके बॉडी में जो हमारा कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी और माइंड से जो कोरिलेशन है, अगर इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, तो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे एक तरह का कमांड हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राणायाम इस हिसाब से बेहतर है। ठीक है, बॉडी को ईज में रखने के लिए, ठीक है, मन को शांत रखने के लिए, प्राण को जनरेट करने के लिए। वो अगर प्राण जनरेट कर रहे हैं और हमने षटकर्म पहले नहीं किया, तो अब हम आते हैं कि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रत्याहार और धारणा, ये दो चीज़ें बड़ी अच्छी बताई गई हैं। प्रत्याहार में हम लोग जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, उनके अपने सब्जेक्ट हैं। तो उन सब्जेक्ट को, सेंसेस को अपनी मनमानी नहीं करने देनी है कि वो जो चाहे वो देखे, जो चाहे सुने, जो चाहे करे, जो चाहे स्मेल करें। ठीक है, हम एक तरह का कमांड देंगे, मेंटली कमांड, कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी है, पर एक लिमिट तक, एक हद तक। तो प्रत्याहार में हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, और ये हमारा जो हमने साइको इम्यूनिटी की बात की थी, उसको डेवलप करने में बड़ी मदद करता है। ठीक, और ये हमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा धारणा है उधर भी ले जाने में बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, धारणा में भी हम लोग 5 एलिमेंट की धारणा करते हैं, और हम सन, मून, अपने इष्ट देवता हो। तो जैसा कि हमने बात किया कि जो हमारा षटकर्म आसन प्राणायाम है, तो ये सभी हमारे एक तरह से देखा जाए तो अभ्यास है। और हम बात करें प्रत्याहार और धारणा की, तो ये हमारा वैराग्य है की प्रैक्टिस होती है। तो जो ये वैराग्य की प्रैक्टिस है, ये साइको इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। जो अभ्यास है वो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि अगर मन को तुम्हें कंट्रोल करना है, ठीक है, तो तुम्हें अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी काम कर रही है, इसको हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो कुछ लक्षण हैं जो आपको दिखाई देंगे। पहले तो आपका रोज़ पेट साफ होगा, सुबह उठ के अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो। ठीक है, दूसरा होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आपका वजन नहीं होगा, एक ऑप्टिमम लेवल पे होगा। तीसरा, आपकी त्वचा साफ होगी, कोई पिंपल्स, कोई चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं उभर के बाहर आएंगी। आपकी बॉडी दिन भर लेथार्जी फील नहीं करेंगे, आप आलस्य नहीं होगा। पांचवा है कि आपका जब भी आप खाना खाने जाएंगे, जब आपको तेज भूख का अनुभव होगा तभी जाएंगे, मतलब आपको बॉडी में अच्छा भूख लगेगा। कुछ होता है ना, लोग बिना भूख लगे ही खाना खाने चले जाते हैं, तो वैसा नहीं होगा, आपको अंदर से भूख का एहसास होगा। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी काम करेगी। तो फिर है कि गहरी नींद, आपको सोने जाएंगे तो अच्छी नींद आएगी। ठीक है, और किसी भी अंग में आपके पूरे दर्द वर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल काम, पूरी बॉडी ईज पे रहेगी, मन शांत। ठीक है, और देखा जाए तो मन और आत्मा ये दोनों प्रसन्न रहेंगे। कहा भी गया है सुश्रुत जी ने कि
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ इत्य विधीयते। तो आपकी आत्मा, इंद्रियां, मन ये सब बिल्कुल प्रसन्न होंगे। ठीक है, ये कुछ लक्षण हैं जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी काम कर रही हो तो। ठीक है, डाइट की बात करें तो डाइट में जो हमारा विटामिन्स और प्रोटीन, ये देखा गया कि ये दोनों अच्छे होते हैं इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि प्रोटीन में जो भी हमने नेचुरल किलर सेल या ये मैक्रोफेजेस या फिर टी सेल, बी सेल, इन सब के बारे में जो बात है कि ये कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन का होना हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। आपको पता है प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, वीगन अगर आप हैं तो आप दूध से ले सकते हैं, दालों से ले सकते हैं, और आप नॉनवेज वाले हैं तो आप मीट, मछली, मांस, ये सब चीज़ों से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो आपका ये विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के जो रिच सोर्सेज हैं वो आपके संतरा है, अंगूर है, आप कच्चा आम है, नींबू है, आपका पपीता है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कीवी है। तो और नींबू तो सबसे इजीली अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी को आप हीट करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए आपके स्टोर करके आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये डाइट की कुछ बातें हो गई। डाइट में अगर देखा जाए तो आंवला, नीम, तुलसी, गिलोय, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। इनका प्रयोग करके बॉडी पर अगर देखा गया तो ये इम्यूनिटी को अच्छे लेवल पे बढ़ाने में बड़ी भूमिका रखती है, मेंटेन करने में ऑप्टिमम लेवल पे। ठीक है, और अगर देखा जाए और कुछ चीज़ें इम्यूनिटी को अच्छे करने के लिए, तो एक बड़ा अच्छा उपाय बताया गया कि फास्टिंग, लंघनम परम औषधम। ठीक है, जो लोग फास्ट करते हैं हफ्ता में 1 या 2 बार, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों की तुलना में अच्छी होती है। क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में हाइपोक्सिया क्रिएट होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी, हमारे कुछ सेल्स हैं जो उनको ही खा के अपनी पेट को भरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बड़ा अच्छा है फास्टिंग। ठीक है, और कहा गया है 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। तो आप इस हिसाब से अपना भोजन देख सकते हैं कि हमें कितनी बार खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खाने से सेहत नहीं बनती है, वो अच्छी तरह पचे हमारी बॉडी में तो सेहत बनती है या इम्यूनिटी अच्छी होती है। कहा भी गया है कि अगर 2 डस्टबिन के बॉक्स लीजिए, जो एक बहुत गंदा और एक कम गंदा है, तो आप देखेंगे जो ज़्यादा गंदा है उधर कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह हाँ, अगर हमारा पूरा शरीर साफ रहेगा तो गंदगी या कीड़े मकोड़े, जो वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारे ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए शरीर का साफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाश्ते में अगर आप फल लेते हैं तो उसके बाद जो आप दोपहर में भोजन लेते हैं, दाल चावल वगैरह, रोटी, कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पचने में आसानी होती है। क्योंकि आपने शुरू में ये फल ले लिया है, तो फल क्या है, बिल्कुल उनका जो पाचन होता है वो बिल्कुल सुपर फास्ट कार की तरह होता है, क्योंकि वो 3 घंटे में पच जाते हैं अधिक से अधिक। और जो हमारा दाल चावल रोटी वगैरह होता है, ये पचने में टाइम लेते हैं 6 से 8 घंटे। इनका पाचन बैलगाड़ी की तरह होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप शुरुआत में फल लेते हैं तो आपको जो पाचन है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें बात करना था। आप खान पान पर अपना ध्यान देते हैं, टाइम पे अगर आप सोने जाते हैं, देखा गया कि जिनकी, मैंने बात की ना, जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो टाइम पे बिल्कुल सोने जाती है, क्योंकि वो अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा योग का, योगिक माइंडसेट का, जो हमने साइको इम्यूनिटी की बात की। चलिए, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।